हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिप्लोमा प्रिपरेशन नामक के चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो फोर्थ सेम मैकेनिकल का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक्स जो है वो ग्रीक भाषा, जो एक ग्रीक भाषा होता है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही एक भाषा ग्रीक होता है, उसके ह्यूडोर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी या वाटर। ठीक है दोस्तों, उस शब्द से लिया गया है। अब चलिए, ये तो पता चल गया। अब हाइड्रोलिक्स की परिभाषा जान लेते हैं। ठीक, यह अभियांत्रिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अथवा गति अवस्था में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये तो हो गई परिभाषित। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों। अब हाइड्रोलिक्स में, या फिर इसे कहें कि द्रव इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स को हिंदी में द्रव इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, द्रव इंजीनियरिंग में जो होता है, हम तरल या फिर जो कहें जल के यांत्रिक के सिद्धांतों, या उसे यूँ कहें कि मैकेनिकल में उसका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है या फिर कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, ऐसे इस प्रकार के कार्यों में हम अध्ययन करते हैं तथा इससे कहाँ कहाँ समस्याएं होंगी, किन समस्याओं का समाधान हो सकता है, उसके बारे में हम हाइड्रोलिक्स में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलो अगला दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण तो आपने पढ़ा होगा। 3 प्रकार के होते हैं: अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ये तो सबको पता है, इसमें क्या करने की बात है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोलिक्स में इसे डिफाइन किया है। जैसे आप पदार्थ पढ़े होंगे, पदार्थ किसे कहते हैं। अधिकतर बच्चों को पता है कि पदार्थ जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जिन्हें छूने पे हमारी गेंदों पर प्रभाव पड़ता है, उसे पदार्थ कहते हैं। इसका कुछ न कुछ आयतन होता है, वॉल्यूम होता है दोस्तों। ठीक, और ये कुछ न कुछ स्थान घेरता है। दोस्तों, पदार्थों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला है अणुओं के बीच की दूरी तथा अंतर आणविक बल के आधार पे, और दूसरा है बहने की क्षमता के आधार पे। ठीक है दोस्तों, अणुओं के बीच की दूरी तथा अंतर आणविक बल के आधार पे इन्हें 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस तथा वाष्प। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठोस के बारे में, ठोस होता क्या है दोस्तों। ठोस में जो होता है, इनके अंदर के अणु आकर्षण बल के कारण बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों स्वतः अपना आकार नहीं बदल सकते, या फिर कहें इन्हें हम कहीं भी उठा के रख दें तो ये अपने आप आकार नहीं बदल सकते। इनके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इनमें दृढ़ता, रिजिडिटी होती है। ठोस और टेंसाइल संपीड़न और कर्तन अथवा अपरूपण या शियर फोर्स को अधिक सहन कर सकते हैं। ये तो पता है दोस्तों, हम लोगों ने ये सब मॉस में पढ़ा था पिछले साल, या पिछले सेमेस्टर में, सॉरी पिछले साल कह रहा हूँ। फिर अगला है द्रव। द्रव के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। द्रव ठोस के मुकाबले इनमें अंतर आणविक बल दूर दूर होते हैं, और अणु दूर दूर होते हैं, और इनमें अंतर आणविक बल थोड़ा सा कमज़ोर होता है ठोस के मुकाबले। यही कारण है दोस्तों कि हम इन्हें बर्तन में रखते हैं तो ये उस बर्तन का आकार ले सकते हैं। ये तो पहली बात होगी दोस्तों। और फिर इनमें बहने की क्षमता होती है। ये हमेशा ऊंचाई से, जैसे ये पहाड़ आपने देखा ही होगा, ऊंचाई से यदि पानी गिरे तो ऐसे बहते बहते नीचे की तरफ चला जाता है। ये तनन बल, टेंसाइल फोर्स नहीं सहन कर पाते। इनमें संपीड़न, यदि किसी बर्तन में भरा गया हो, ये सिलेंडर पिस्टन आपने बहुत पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में। यदि हम यहाँ पे द्रव भर दें, ठीक है दोस्तों, और इधर से संपीड़न का फोर्स लगाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं, तो ये कंप्रेसिव फोर्स सहन कर सकता है। लेकिन यदि हम यहाँ पे इसे इधर बाहर की तरफ फोर्स लगा खींचें तो ये टेंसाइल फोर्स काम नहीं करेगा इस पर। ओके दोस्तों, कर्तन बल के अधीन द्रव विरूपित होते हैं, परंतु उनकी लेयर्स में परस्पर कर्तन बल का प्रतिरोध
करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे दोस्तों जल में आपको पता है इसे इसे लेयर होता है, यदि हम इस ऐसे और शियर फोर्स लगाएं इसमें तो केवल ऊपर के और नीचे के जो सतह होंगे उसी पे लग सकते हैं, बीच वाले डिफॉर्म नहीं होंगे। और ये इधर जाने के लिए घर्षण प्रतिरोध होते हैं। जैसे ठोस में हमने पिछली बार कर्तन बल में पढ़ा था कि एक ऐसा ठोस है और इस पर हमने शियर फोर्स लगा दिया तो ये कुछ इस प्रकार के हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कुछ ऐसा डिफॉर्मेबल हो जाते थे आसानी से, लेकिन जल में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, द्रव में ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगला बच्चा है वाष्प या गैस, तीसरा। ठीक दोस्तों, ठोस और द्रव की तुलना में इनमें अणुओं की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, अंतर आणविक बल उनसे भी कमज़ोर होते हैं और ये अनेक दिशाओं में किधर भी बहुत तेज़ी से ऐसे घूमते रहते हैं। दोस्तों जब तेज़ी से घूमेंगे तो सीधी सी बात है अचानक से आके कोई इसमें टकरा गया, एक यहाँ पे ये जाके इसमें टकरा गया, ऐसे टकरा जाते हैं। और यदि गैस को किसी पात्र में उड़ेला जाए तो ये गैस का पूरा स्थान जो है कवर कर लेते हैं। इनमें बहने की क्षमता बहुत अधिक होती है, पता ही है दोस्तों। ये ऊंचाई से नीचे, इधर और ऊपर की तरफ भी बह सकते हैं। क्योंकि अब आप कहेंगे ऊपर की तरफ कैसे, हमने तो चारों तरफ बहते हुए देखा है, नीचे भी आ सकते हैं, ये भी मानता हूँ। लेकिन दोस्तों यदि आप वाष्प देखे होंगे, वाष्प जो हमेशा होता है बर्तन में, इस बर्तन में मान लो हमने पानी को गर्म किया, यहाँ से वाष्प निकल रहा है तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। यानी कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो सतह से ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक, और ये तनल और कर्तन बल का प्रतिरोध नहीं कर पाते, या फिर यूँ कहें कि इन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ना टेंसाइल फोर्स और ना ही शियर फोर्स। ठीक है दोस्तों, इनमें हाँ इनमें भी कंप्रेसिव हम लगा सकते हैं, संपीड़न फोर्स। क्योंकि किसी यदि हम पिस्टन सिलेंडर में रख दें, ऐसे प्रेस करें तो वो कंप्रेसिव फोर्स लग सकता है इसमें। चलिए दोस्तों, अब अगला है बहने की क्षमता के आधार पर एक ठोस और एक तरल। चलिए दोस्तों, अब ठोस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठोस पदार्थ में बहने की क्षमता नहीं होती। ये यदि आप यहाँ पे एक रख दें तो ये नहीं कि यहाँ से वो पिघल के नीचे चला आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। या फिर यूँ कहें कि ये यहाँ पे पसर जाएगा जैसे द्रव होता है, ऐसा भी नहीं होगा। इन्हें न बह सकने वाले पदार्थ कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, और उसके बाद हम तरल के बारे में बात कर लें। तरल दोस्तों ये सीधी द्रव और गैस हैं, तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये बहने की क्षमता रखते हैं और तरल पदार्थों के अंदर द्रव तथा गैस आते हैं। चलिए अब अगला पढ़ लेते हैं तरल पदार्थ, फ्लूइड क्या होते हैं। दोस्तों कई बार पेपर में ये फ्लूइड के बारे में पूछ लेता है, मतलब फ्लूइड FLUID लिख देगा और कहेगा कि इसकी परिभाषा। वैसे तो MCQ होने वाले हैं तो परिभाषा तो आएंगे नहीं, इसीलिए हमने दोस्तों बहुत शार्ट नोट्स बनाए हैं, छोटा छोटा करके। बुक का कोई भी बड़ा साइज नहीं लिया है, बहुत छोटा साइज अच्छा लिया है ताकि MCQ में लड़ सकें। इसी प्रकार के नोट्स बनाएं और थोड़ी सी जानकारी भी हो जाए, ताकि आप कहीं यदि किसी भी चैनल से MCQ पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, हमने भी MCQ का एक तैयार किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे स्टार्ट करूं। इसलिए हमने सोचा कि चलो ऐसा एक नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और पढ़ाएंगे भी। चलिए दोस्तों, तरल की परिभाषा देख लेते हैं। बहने की क्षमता, इनमें बहने की क्षमता होती है, ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। या फिर यूँ कहें एक लाइन में, तरल वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य कर्तन बलों के प्रभाव में लगातार विरूपित होते रहते हैं। ये तो एक टिपिकल परिभाषा हो गई। इनमें फोर्स लगाया जाएगा दोस्तों, लगातार विरूपित होंगे। और उसमें था जो एक निश्चित ठोस में जो था वो एक निश्चित फोर्स के बाद चेंज होते थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें है आप थोड़ा सा भी लगाएंगे विरूपित हो सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं तरलों का वर्गीकरण। दोस्तों तरलों का वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं।
चलिए हम पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं। पहले प्रकार से संपीड्यता के आधार पर, कंप्रेसिबल फोर्स के आधार पर, मतलब ये कंप्रेस हो जाते हैं कि नहीं। दोस्तों इसमें द्रव और दूसरा गैस तथा वाष्प दो प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं द्रव के बारे में। ये जो होते हैं एक असंपीड्य तरल होते हैं, या इन्हें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वही असंपीड्य तरल को इंग्लिश में कहा जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। और इन पे टेम्परेचर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर अगर यदि थोड़ा सा दिया जाए तो इनके अणु अपने आप आपस में टकराना स्टार्ट नहीं होता जब तक एक निश्चित तापमान के बाद। इसमें भी होते हैं, थोड़ा सा दिया जाएगा तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और अगला है गैसें तथा वाष्प। ये कंप्रेसिबल होते हैं और आसानी से दबा भी सकते हैं। दोस्तों आप ना हो तो ट्राई कीजिएगा कभी, एक बोतल को, पेप्सी की बोतल या स्प्राइट बहुत लोग पीते होंगे, उसकी बोतल को लीजिएगा आप, उसमें बिना पानी भरे उसे दबाइएगा एक बार, ठीक है। और उसके बाद दूसरा, फिर उसे पूरा पानी फुल करके, पानी पूरा भरेंगे, उसके बाद दबा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये असंपीड्य क्यों कहा जा रहा है और ये संपीड्य क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इनमें तापमान परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। तापमान थोड़ा सा भी बढ़ेगा दोस्तों तो ये इनके अणु आपस में लड़ने लगते हैं, ये फैल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर भी एक वर्गीकरण किया गया है। पहला है आदर्श तरल और दूसरा है व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरल। ठीक है दोस्तों। चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। इनमें कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध नहीं होता है, इन्हें आसानी से दबाया भी जा सकता है और ये नॉन विस्कस होते हैं। दोस्तों यदि विस्कोसिटी आप जानते होंगे, श्यानता आपने पढ़ा होगा 11th में, और शायद हमको लग रहा है आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों। श्यानता किसी द्रव का एक गुण होता है। आप यदि यहाँ से कुछ वेग से कंकड़ डालते हैं तो आप देखे होंगे धीरे यहाँ पे आता है बहुत ज़ोर से, कुछ दूर तक तो तेज आता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी वेग स्लो हो जाती है। तो पदार्थ का यह गुण, या फिर यूँ कहें कि पदार्थ में बहुत सारे लेयर होते हैं और ये जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। ये आगे ऐसे बढ़ रहा है तो ये थोड़ा सा इधर फोर्स लगाएगा, बहेगा लेकिन फोर्स लगाएगा, ये भी थोड़ा सा फोर्स लगाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे। तो ये गुण उसका विस्कोसिटी, श्यानता होती है। परिभाषा तो कंफर्म नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। आदर्श तरल, इनमें कण का कोई विस्थापन का प्रतिरोध नहीं होता है, इन्हें आसानी से दबा नहीं सकते या फिर थोड़ा सा भी नहीं दबते दोस्तों। सादा द्रव तो थोड़ा बहुत दब जाएगा लेकिन ये थोड़ा सा भी नहीं कंप्रेस होगा। ठीक है। ये नॉन विस्कस यानी कि अश्यान होते हैं, इनमें विस्कोसिटी का प्रॉपर्टीज नहीं होता। और ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों व्यवहारिक तरल। हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं, व्यवहारिक तरल और आदर्श तरल यानी कि प्रैक्टिकल फ्लूइड। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कण के विस्थापन प्रतिरोध प्रत्युष्ट होते हैं। यदि कोई कण इधर जा रहा है, हमने अभी बताया आपको लेयर बना के कि ये इधर आगे की तरफ बह रहा है तो फिर ये प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, अगला लेयर। ठीक है। तो कण के विस्थापन प्रतिरोध ये कंप्रेसिबल होते हैं, उसके मुकाबले आदर्श तरल के मुकाबले ये ज़्यादा होते हैं दोस्तों। आपको पता है कि आदर्श तरल जो है वो व्यवहारिक में या सामने प्रस्तुत नहीं है। ठीक। ये कंप्रेसिबल विस्कोसिटी प्रॉपर्टी भी रखते हैं, मतलब कि ये श्यानता का गुण भी रखते हैं। चलिए अगला है कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर यानी कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के आधार पर। दोस्तों इसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के नहीं दोस्तों, शायद 5 प्रकार के होते हैं। पहला न्यूटोनियन फ्लूइड, दूसरा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तीसरा प्लास्टिक फ्लूइड और चौथा आइडियल फ्लूइड और पांचवा विस्तारीय डाइलेटेंट फ्लूइड होता है। ठीक है। चलिए एक एक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं और कंफर्म हो जाएगा।
कि किस प्रकार के क्या क्या होते हैं। चलिए, पहला है न्यूटोनियन फ्लूइड, पहला है दोस्तों न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटन के श्यानता का समीकरण, आपको पता होगा विस्कोसिटी इक्वेशन, ये अभी आप आगे चल के हम सिद्ध करेंगे इसे, ठीक है। अभी फिलहाल में बस ये जान लीजिए कि ये न्यूटन का समीकरण है। टाउ इक्वल टू म्यू डी वी अपान डी वाई का पालन करते हैं, ठीक है दोस्तों। श्यानता म्यू का मान विरूपण दर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि ये चेंज नहीं होता है, ठीक दोस्तों। और फिर एग्जाम्पल में पानी है, वाटर है, केरोसिन है, वायु है, इटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और फिर है नॉन न्यूटोनियन तरल। चलिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्यानता समीकरण का ये पालन नहीं करते दोस्तों, आप नाम से यह स्पष्ट होगा ये न्यूटोनियन है और ये नॉन न्यूटोनियन है, तो सीधी सी बात है कि ये इसके विपरीत प्रॉपर्टी दर्शाएगा। तो ये न्यूटन के समीकरण का पालन नहीं करते, जो न्यूटन के श्यानता का समीकरण है। और ये म्यू का मान जो है वो विरूपण की दर के साथ बदलता रहता है और इसमें चेंज नहीं हो रहा था, अपरिवर्तनीय, चेंजेबल नहीं था, इसमें चेंजेबल है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल है पॉलीमर सॉल्यूशन और दोस्तों एग्जाम्पल है पॉलीमर सॉल्यूशन, ब्लड, ईटीसी। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। सी है प्लास्टिक फ्लूइड। ये दोस्तों एज इट इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का प्रॉपर्टी दर्शाता है। ये लगातार विरूपण के लिए प्रारंभिक पराभव प्रतिबल आवश्यक होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक कुछ ऐसे करके, स्टील में शायद एक ग्राफ था, इसमें एक यील्ड पॉइंट होता था, शायद कुछ यहाँ पे, ठीक, आपने पढ़ा होगा यील्ड पॉइंट। ये मॉस में दूसरे चैप्टर में था, स्टील के और प्लास्टिक का भी था कुछ, तो उसका याद नहीं है, लेकिन यील्ड था, पराभव था, ठीक है दोस्तों। तो उतना प्रतिबल पराभव क्षेत्र के अंदर प्रतिबल चाहिए। इसमें दोस्तों यहाँ तक यहीं पे था शायद पराभव क्षेत्र जो कहलाता था। ये जो कर्व बना है ना, यही है पराभव क्षेत्र। कम से कम पराभव बिंदु तक, मिनिमम प्रारंभिक पराभव तक प्रतिबल आवश्यक होता था, उसके बाद ही ये दो डिफॉर्मेबल होते हैं। और फिर आदर्श जो प्लास्टिक तरल है वो टाउ इक्वल टू टाई जीरो प्लस म्यू डी बी के पावर n डी डी वाई या v टू द पावर n, जहाँ भी दोस्तों यहाँ पे वेग है, वेलोसिटी। उदाहरणतः एग्जाम्पल में है दोस्तों राख तथा मिट्टी का पानी में घोल। आप राख जानते होंगे और मिट्टी भी जानते होंगे, इन्हें पानी में यदि सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो प्लास्टिक तरल कहलाएंगे, ठीक है। और अगला है आपका थाइक्सोट्रोपिक। इस प्लास्टिक तरल में क्या ही है दोस्तों, थाइक्सोट्रोपिक पदार्थ वे तरल होते हैं जो एक निश्चित पराभव प्रतिबल के पश्चात कर्तन प्रतिबल और विरूपण की दर के मध्य एक रेखीय संबंध नहीं रखते। दोस्तों कुछ ये इस प्रकार कर्व होगा, इसमें देखिए कर्व दिया होगा जो है कौन सा है, थाइक्सोट्रोपिक, देख रहे हैं दोस्तों। एक पराभव क्षेत्र के बाद ये सीधी लाइन नहीं दर्शा रहे हैं, ये कर्व हो गए हैं। वही बात इसके परिभाषा में कही जा रही है कि ये निश्चित पराभव प्रतिबल के पश्चात कर्तन प्रतिबल और विरूपण की दर के मध्य एक भी रेखीय संबंध, मतलब सीधा कहीं भी लाइन नहीं जाएगा, ये कर्व बनते बनते नीचे आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। इसे हमने शायद नहीं लिखा है, भूल गए हम, हो सकता है हो गई होगी गलती। चलिए आदर्श तरल के बारे में बताते हैं। ये तरल असंपीड्य तथा अश्यान होते हैं, ये आपने पढ़ाई है पीछे। और फिर इनके लिए कर्तन प्रतिबल का मान 0 होता है। तो देखिए आदर्श प्लास्टिक, ये आदर्श प्लास्टिक है
और उसके बाद एक है नॉन न्यूटोनियन तरल, ये है, ये न्यूटोनियन प्लास्टिक है, ये विस्तारीय तरल है। दोस्तों कर्व है ये विरूपण की दर dv अपन dy के बीच और शियर फोर्स के बीच। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये यील्ड पॉइंट है, पराभव प्रतिबल यहाँ तक है। इसे यदि डॉट डॉट करके दर्शाया जाए, एक मिनट रुकिए जरा, डॉट डॉट करके दर्शाया जाए तो ये ठीक है। थाइक्सोट्रोपिक पदार्थ में दोस्तों बताया गया है कि एक निश्चित यील्ड क्षेत्र, देखिए दोस्तों ये यहाँ से और जो ये यील्ड क्षेत्र है वहीं तक केवल एक थोड़ी सी सीधे रखा गया है, उसके बाद से ये कर्व हो गया है। और ये रियल प्लास्टिक है ग्राफ। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है तरल यांत्रिकी शाखाएं। दोस्तों तरल यांत्रिकी कई भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। तरल यांत्रिकी दोस्तों इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरल की स्थिर अथवा गतिमान अवस्थाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही ये परिभाषा जान लिया है। तो दोस्तों चलिए तरल यांत्रिकी का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला द्रव यांत्रिकी हाइड्रोमैकेनिक्स और दूसरा गैस मैकेनिक्स यानी कि गैस यांत्रिक या न्यूमेटिक्स। और इस सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट का नाम है दोस्तों हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ेंगे, न्यूमेटिक के बारे में भी। ठीक है दोस्तों, अगला है उसके बाद गैस मैकेनिक्स या न्यूमेटिक्स को दो भागों में बताया गया है, पहला एरोस्टैटिक्स और दूसरा एरोडायनेमिक्स। और दोस्तों एक और दिया है, वो शायद इस वर्गीकरण में नहीं दिया, इसने लिखा है लेकिन बुक में लिखा गया है कि तीसरा है गैस डायनेमिक्स, गैस गतिकी। आप कहेंगे वायु और गैस में क्या अंतर है? वायु और गैस में दोस्तों अंतर होता है। वायु जो है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। मान लीजिए ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस हो गया, इन तीनों का मिश्रण वायु कहलाता है। और जो गैस होता है वो केवल नाइट्रोजन का हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा या फिर CO2 का केवल अलग अलग हो जाएगा, तो ये गैस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो इसका वो हो गया सॉरी, हमने इसका कर लिया गैस का। अब बचा द्रव। तो दोस्तों द्रव में द्रव स्टैटिक्स है, हाइड्रोकाइनेमिक्स है और फिर हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी कि द्रव स्थैतिकी, द्रव शुद्ध गतिकी और द्रव गतिकी। ये दोस्तों ये तो हमने मैकेनिक्स में भी ऐसे ही डिवाइड किया था, भागों में बांटा था कुछ इसी प्रकार से, पिछले साल भी हमने ये पढ़ा था। चलिए न्यूमेटिक्स के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, न्यूमेटिक्स होता क्या है। दोस्तों गैस, इसके अंतर्गत हम गैसों या वाष्पों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं एरोस्टैटिक्स, एरोडायनेमिक्स एंड गैस डायनेमिक्स है। ठीक है दोस्तों, या फिर कि इसी को गैस डायनेमिक्स भी कह रहे हैं, वायु गतिकी यानी एरोडायनेमिक्स को ही ये गैस डायनेमिक्स कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला है द्रव यांत्रिकी। द्रव यांत्रिकी के अंदर दोस्तों हम सीधी सी बात है, द्रव में हुए परिवर्तन या जो भी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और इनकी मुख्य शाखाएं द्रव हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और ये चैप्टर भी समाप्त होता है, पहला चैप्टर। अगला चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थों के गुण। दोस्तों इसका भी लगभग नोट्स हमने तैयार कर लिया है, इसका भी वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा हमारे चैनल पे, डिप्लोमा प्रिपरेशन पे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी साथ में दबाएं दोस्तों, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको पता चल जाए। क्योंकि मेरा एक निश्चित टाइमिंग नहीं है वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है और लाइट की भी समस्या रहती है।
तो आप समझ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।